Yes, beta. So let's move to start the lecture now. It is a recorded lecture and I'm here with you people. So please focus. Please focus. It's a very, very important lecture. So please concentrate कीजिएगा. मेरा screen अब आपके सामने जा रहा है. So can you see my screen now? Is it visible to you people? It's mentioned as Javed Khan Afridi. सामने आ रहा है? राइट तो चलिए शुरू कर लेते हैं प्लीज सुनिएगा मेयोसिस से हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं ठीक है मेयोसिस टाइप ऑफ रिडक्शन डिवीजन जिसमें So we were discussing about the meiosis, and let's now discuss in detail about meiosis. Beta, meiosis क्या है? Meiosis एक type of nuclear division है. Cell division नहीं कह सकते इसको. Type of nuclear division है जो कि क्रोमोसोम नंबर को reduce करता है. दो इसके बड़े significances हैं. एक तो number of chromosomes को half कर लेते हैं और दूसरी बात यह है कि वेरिएशन कॉज करता है. यानी माइटोसिस के अंदर जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो आपस में एग्जैक्टली एक जैसे होते हैं, लेकिन मेयोसिस के अंदर जो सेल्स बनते हैं डॉटर सेल वो बिल्कुल एक दूसरे से यूनिक होते हैं, डिफरेंट होते हैं. इसके मतलब बातें अभी करेंगे. मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कशन कर लूँ. सो मेयोसिस रिडक्शन डिवीजन. बेटा मेरी आवाज सबको आ रही है? क्लियर है? ओके ठीक है. सो लेट्स मूव. Normal human cells have 23 sets of homologous chromosomes, one from each parent. मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको बताया था कि हमारे हर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन इसको हम 46 काउंट करते हैं, लेकिन इसको 46 रियली कंसीडर करते नहीं हैं, क्योंकि इसमें से एक क्रोमोसोम दूसरी की कॉपी होती है. इसलिए क्रोमोसोम्स अगर ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स बात करते हैं तो 23 है, लेकिन ओवरऑल 46 है. तो हम ये करते हैं कि अगर फादर का एक सेट आता है हमारे सेल के अंदर 1 से लेके 23 तक, क्योंकि वो एक ही पेरेंट से आ रहे हैं, इसलिए वो क्रोमोसोम एक दूसरे से डिफरेंट होंगे. 1 2 1 2 3 4 इस तरह करते करते जब आप 23 पे पहुंच गए तो दिस इज द सेट ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम वन पेरेंट. इसी तरह जो 24th क्रोमोसोम होगा वो हमारी मदर की शुरू हो जाएंगे. तो 24 25 26 से लेके 47 तक ये हमारी मदर का सेट होगा. इस तरह दो सेट्स पूरे हो गए. एक सेट्स के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं. तो जाहिर सी बात है अगर एक सेट हमारे फादर का है, 23 सेट वाला जो क्रोमोसोम है, इसका मतलब है वो हमारे फादर का था स्पर्म सेल, जो कि स्पर्म सेल जो होते हैं वो गैमीट्स होते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उनके अंदर. इसलिए फादर का स्पर्म सेल्स था जिसमें 23 क्रोमोसोम्स थे और मदर का एग था जिसमें 23 क्रोमोसोम्स थे. तो इस तरह हम जो बने हैं हम जायगोट से बने हैं, और इसी तरह जायगोट के अंदर क्या होते हैं 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. बाद में जायगोट जो है वो माइटोसिस से डिवाइड होकर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाते रहते हैं. तो जो पहला डिप्लॉइड सेल होता है हमारी बॉडी में वो जायगोट होता है जिससे हम बनते हैं, और बाकी जायगोट की आइडेंटिकल कॉपीज बनते हैं माइटोसिस से. ये बातें आपके लिए नहीं है, आप इसको पहले भी समझ चुके हो और आपको पता है. लेकिन अब इस डिटेल की तरफ हम जाएंगे. तो एक तो आपको कल मैंने बहुत डिटेल में ट्यूसडे वाली क्लास में समझाया था कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं. तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब होता है पेयर ऑफ सिमिलर क्रोमोसोम्स, वन फ्रॉम ईच पेरेंट having the same gene loci. same gene loci. loci प्लूरल होता है लोकस का, और लोकस वो जगह होती है जहां पे जीन पड़ा होता है. तो अगर क्रोमोसोम नंबर 1 फादर का है और क्रोमोसोम नंबर 1 मदर का है तो वो दोनों आपस में बिल्कुल एक जैसे होंगे, उनके जीन लोसाई सेम होंगे, इसलिए वो दोनों होमोलोगस पेयर बनाएंगे. तो क्रोमोसोम नंबर 1 फादर का, क्रोमोसोम नंबर 1 मदर का, जो हमारे जायगोट के अंदर क्रोमोसोम नंबर 1 और क्रोमोसोम नंबर 24 होगा. इस तरह होमोलोगस पेयरिंग हो रही होती है.
Human body cell therefore have 46 chromosomes and are said to be diploid 2n. अब यहाँ ह्यूमन बीइंग को डिप्लॉइड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर दो सेट्स है क्रोमोसोम के। एक सेट के अंदर आपने देखा होगा फादर का सेट पड़ा हुआ है 23 और दूसरे के अंदर मदर का सेट पड़ा हुआ है 23। तो इसको हम कहते हैं डिप्लॉइड या 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और टोटल क्रोमोसोम्स है 46। अच्छा, 22 sets of chromosomes are similar in both male and female and are known as autosomes, while one pair, which is called sex chromosome, is different in male and in female. ये भी आपको पता है, आप इवन टू ओ लेवल के अंदर पढ़ चुके थे कि अगर आप ह्यूमन में फीमेल की बात करते हैं तो इट पोजेसेस बोथ XX क्रोमोसोम, सिमिलर क्रोमोसोम्स, और अगर आप ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो उसमें एक X और दूसरा Y। असल में Y को इसको हम Y क्यों कहते हैं? इसमें एक पार्ट मिसिंग होता है। कौन सा पार्ट मिसिंग होता है? मेरा कर्सर देके ये जो सेक्स का वर्ड लिखा है, इस एक्स में से अगर मैं ये वाला पार्ट हटा दूं, ये वाला जहां मेरा कर्सर है, इसका ये वाला पार्ट नीचे वाला हटा तो ये वाई बन जाएगा। तो एक एक्स क्रोमोसोम का एक पार्ट मिसिंग होता है ह्यूमन बीइंग मेल के अंदर, इसलिए उसका जो क्रोमोसोम है वो वाई की तरह नजर आ रहा होता है। इसको हम कहते हैं एक्स वाई। तो इन द सेंस ऑफ क्रोमोसोम हम कहेंगे कि सेक्स क्रोमोसोम के हवाले से जो मेल होते हैं वो हमेशा हेट्रोजाइगस होते हैं, क्योंकि वो दोनों क्रोमोसोम आपस में एक जैसे नहीं होते, जबकि फीमेल हमेशा होमोजाइगस होती है, दोनों क्रोमोसोम एक्स एक्स होते हैं। These cells are formed by mitosis and are genetically identical to each other, which are clones. अच्छा, तो ये जो सेल्स है किस सेल की तरफ इशारा करता है? डिप्लॉइड सेल की तरफ इशारा करते हैं, जिसमें 46 क्रोमोसोम्स है। यानी ये सेल्स अगर बनते हैं तो किस मेथड से बनते हैं? माइटोसिस से बनते हैं, क्योंकि मेयोसिस ही तो आपको पता है स्पर्म सेल्स और एग सेल बनते हैं जो कि गैमीट्स होते हैं। तो माइटोसिस से क्या बनते हैं? डिप्लॉइड सेल्स बनते हैं जो कि बिल्कुल आपस में आइडेंटिकल होते हैं, क्लोन्स होते हैं एक दूसरे के। माइटोसिस से ये डिवीजन होती है न्यूक्लियस की, और आपको पता है कि माइटोसिस जो है ये जेनेटिक स्टेबिलिटी कॉज करता है, ये वेरिएशन कॉज नहीं करता। क्योंकि अगर माइटोसिस वेरिएशन कॉज करता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती, टिश्यू रिजेक्शन आ जाती, क्योंकि माइटोसिस एक टिश्यू के सेल्स के अंदर होती हैं। एक जैसे सेल्स बनाना ज़रूरी होता है क्योंकि टिश्यू के सेल्स आपस में ग्रुप में काम कर रहे होते हैं। अब अगर उसमें कोई एक सेल दूसरे से डिफरेंट होगा तो वो आपस में कैसे काम करेंगे? वो तो एनकाउंटर करना शुरू कर देंगे। अगर एक जगह बहुत सारी ह्यूमन बीइंग की भीड़ है, एक पॉपुलेशन है और उसके अंदर आप कुछ दूसरी स्पीशी की एनिमल्स छोड़ दें, तो फिर तो वो आपस में ग्रुपिंग में काम नहीं कर सकते। इसलिए सबका आपस में एक जैसे होना ज़रूरी है। तो माइटोसिस मेंटेन genetic stability and therefore all diploid cells are formed by the process of mitosis. बेटा अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप प्लीज बीच में पूछ सकते हैं। अब दूसरी तरफ हम बात करेंगे गैमीट्स की। गैमीट्स यानी स्पर्म्स एंड एग्स join together at fertilization to form the first cell of the new individual called the zygote. तो जो फर्स्ट सेल बनता है ऑफ द न्यू इंडिविजुअल वो क्या कहलाता है? जायगोट कहलाता है, which is diploid in nature, जो कि डिप्लॉयड होता है। So gametes have 23 chromosomes each and are said to be haploid. इसका मतलब ये है कि अगर जो जायगोट है वो अगर दो सेल की फ्यूजन से बनता हो, यानी स्पर्म और एग, और वो डिप्लॉयड हो, तो ये बात अंडरस्टूड हो गई कि इनसे जिनसे ये बन रहा है वो दोनों हैप्लॉइड होने चाहिए, जब तो ये डिप्लॉयड है। तो मतलब ये है कि जो एग सेल है उसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स है और जो स्पर्म सेल है उसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स है। जब वो दोनों मिलते हैं तो उससे जायगोट बनेगा। लेकिन सवाल ये है कि ये स्पर्म और एग सेल्स कैसे बने? ये भी तो डिप्लॉयड सेल से बने होंगे। इसका मतलब ये है कि एक डिप्लॉयड सेल से दो तरह के सेल्स बन सकते हैं। एक नॉर्मल डिप्लॉयड सेल्स जो कि माइटोसिस होगा,
और एक स्पर्म या एग सेल्स यानी गैमीट सेल्स जिसके अंदर हाफ क्रोमोसोम होंगे वो बनेगा मेयोसिस से। तो हमारे इस चैप्टर का जो हिस्सा है वो मेयोसिस है, यानी गैमीट्स फॉर्मेशन का प्रोसेस है कि गैमीट्स किस तरह बनते हैं। गैमीट्स आर फॉर्म्ड, देखो वही बात आ गई, गैमीट्स आर फॉर्म्ड बाय मेयोसिस एंड ईच सेल इज यूनिक। मतलब गैमीट्स जो मायोसिस से बनते हैं उसमें से हर एक गैमीट यूनिक होगा। यूनिक से मुराद डिफरेंट होगा, जबकि माइटोसिस के डॉटर सेल्स आपस में आपको पता है बिल्कुल एक जैसे होते हैं। दिस मीन्स that the offspring resulting from sexual reproduction are also unique, which is the raw material for evolution. Evolution आप जानते हैं किसे कहते हैं? चेंजेस इन द जेनेटिक मेकअप को हम कहते हैं एवोल्यूशन, और इस ये असल में म्यूटेशन की वजह से होती है एवोल्यूशन। यानी हम कहते हैं कि अगर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कुछ वेरिएशन सामने आए तो दिस इज बिकॉज ऑफ द mutation, and the process is called evolution. So a change in the any changes in the uh, genotype and sometime maybe in the phenotype is concerns to evolution. So gametes are formed by meiosis and each cell is unique. देखो बेटा, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। अगर एक डिप्लॉइड सेल है और उसमें मेयोसिस हुआ, और मेयोसिस के बाद जो इसके डॉटर सेल्स है वो आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है। अब इसको तो एक तरफ रखो, ये मैं बात करूं मेल की, ह्यूमन मेल की। तो जो इसकी गैमीट्स है वो क्या कहलाएंगे? स्पर्म कहलाएंगे। तो फॉर एग्जांपल एक पेरेंटल सेल डिवाइड हो रहा है, आई मीन डिप्लॉइड सेल डिवाइड हो रहा है। एक तो यहाँ मैं एक चीज आपको और समझा दूं कि माइटोसिस के अंदर आपने बताया था कि डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड सेल ही बनते हैं और हमारे पास सिर्फ 2 डॉटर सेल बनते हैं, क्योंकि पहले क्या होता है, डीएनए की डबलिंग होती है, 2 एंड से 4 एंड पे चला जाता है इंटरफेज में, और फिर 4 एंड जब डिवाइड होता है तो 2 एंड के 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। ये आपको पता है। अच्छा, मेयोसिस में ऐसा नहीं होता। मेयोसिस में कैसे होता है कि एक बार डबलिंग हो गई इंटरफेस में, यहाँ भी इंटरफेस होगा, डबलिंग हो गई, 4 एंड बन गया, उसके बाद एक सेल 2 बार डिवाइड होता है। इसलिए हम कहते हैं मेयोसिस के अंदर 2 तरह की डिवीजन है, मेयोसिस 1 एंड मेयोसिस 2। तो मेयोसिस 1 जो है उसमें सबसे पहले क्या होगा कि जो टेट्राप्लॉइड होगा, जो 4 एन होगा, 4 एन कहाँ से आया? इंटरफेस से, क्योंकि 2 एन से पहले गया इंटरफेस में 4 एन। अब 4 एन डिवाइड होगा 2 डॉटर सेल में, 2 एन में, और फिर वो 2 डॉटर सेल फिर डिवाइड होंगे 4 एन, और क्या बनाएंगे? एन एन। तो एक 2 एन से एन एन 2, दूसरे 2 एन से एन एन 2, तो 4 डॉटर सेल्स बनते हैं मेयोसिस में। ये बात याद रखिएगा। तो माइटोसिस में 2 डॉटर सेल और मेयोसिस में 4 डॉटर सेल। अब एक ह्यूमन सेल है जो डिप्लॉइड सेल है और मेल है, तो उससे 4 स्पर्म्स बनेंगे, 4 स्पर्म सेल, क्योंकि एक स्पर्म सेल जो है वो एक डॉटर सेल को शो करेगा, और वो चारों एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, यूनिक होंगे। तो एक तो इसको एक तरफ रखो। अब आप फीमेल ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन फीमेल में क्या होगा? वहां भी डिप्लॉइड सेल होगा, और डिप्लॉइड सेल 2 बार डिवाइड होके वहां भी 4 गैमीट्स बनेंगे जिसको हम एग्स कहते हैं। तो 4 एग और यहाँ पे 4 स्पर्म। अब इनमें ये भी डिफरेंट टाइप के होंगे। तो एक तो गैमीट्स के अंदर वेरिएशन हो गई कि गैमीट्स डिफरेंट है एक दूसरे से। फिर कौन सा गैमीट किस गैमीट को फर्टिलाइज कर रहा है? फॉर एग्जांपल 4 स्पर्म है, मैं इसको नाम देता हूँ स्पर्म 1, स्पर्म 2, स्पर्म 3, स्पर्म 4। 4 डॉटर सेल है और चारों एक दूसरे से डिफरेंट है। इसी तरह एग 1, एग 2, एग 3, एग 4, वो भी चारों आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है। एक वेरिएशन तो ये हो गई क्योंकि चारों डिफरेंट है मेयोसिस की वजह से। क्यों डिफरेंट है इसका मैं भी आपको रीजन बताऊंगा कैसे भी डिफरेंट है। अब इसके बाद ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि कौन सा स्पर्म किस एग को फर्टिलाइज करता है। फॉर एग्जांपल स्पर्म नंबर 1 एग नंबर 1 को भी कर सकता है, 2 को भी कर सकता है, 3 को भी कर सकता है, 4 को भी कर सकता है। तो इनके कॉम्बिनेशन से जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो बाकी से डिफरेंट होगा। यही वजह होती है कि एक ही फैमिली में बहन भाइयों में बहुत फर्क होता है, क्योंकि वो अलग अलग गैमीट से बने होते हैं और गैमीट्स आपस में आइडेंटिकल नहीं होती जिस तरह के माइटोसिस में होते हैं।
तो ये जेनेटिक वेरिएशन की एक बहुत बड़ी टूल है और एक मेयोसिस जो है एक बहुत बड़ा टूल है जो कि वेरिएशन कॉज कर रहा होता है। सो ना सिर्फ गैमीट्स एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, बल्कि जब वो मिल के ज़ायगोट बनाएँगे तो हर एक ज़ायगोट भी दूसरे से डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 16 काइंड्स ऑफ वेरिएशन हो सकते हैं। अगर हम 4 डिप्लॉइड 4 हैप्लॉइड स्पर्म और 4 हैप्लॉइड एग को अ एक दूसरे से फर्टिलाइज़ करना चाहेंगे, तो हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन में ज़ायगोट बन सकते हैं। तो इसी लिए ये कह रहे हैं कि गैमीट्स आर फॉर्म्ड बाय मेयोसिस एंड ईच सेल कौन-सा सेल? ये डॉटर सेल की तरफ इशारा कर रहे हैं एंड ईच डॉटर सेल इज़ यूनिक। This means that the offspring resulting from sexual reproduction are also unique. इसका मतलब क्या हुआ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। तो जब आपके गैमीट्स एक दूसरे से डिफरेंट है, तो जब वो आपस में फ्यूज होंगे तो उनका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो भी एक मतलब जो जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। बेटा आप लोग मेरी बात समझ रहे हो? काइंडली एक्नॉलेज कीजिएगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? कोई भी सवाल आपके ज़हन में आ रहा हो प्लीज़ पूछिएगा। अच्छा मुझे जवाब जो है सिर्फ़ ज़हीम और तलाल ही दे रहे हैं, मेरे ख़्याल में और भी बच्चे हैं, तो काइंडली आप लोग एक्नॉलेज किया करो ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आप समझ रहे हैं। इट्स अ वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक बेटा। राइट, राइट। Now look at this. Meiosis, just as in mitosis, begin with the doubling of the DNA and chromosomes during the S stage of interphase. ये आपको पता है। S stage क्या होता है? Synthesis या replication of DNA होता है जिसमें DNA contents डबल हो जाते हैं 2n से 4n पे चले जाते हैं आप। तो मेयोसिस के अंदर भी माइटोसिस की तरह ही होगा। सबसे पहले क्या होंगे जो डिप्लॉइड है वो टेट्राप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा, 4n में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अनलाइक माइटोसिस जैसे मैंने कहा था मेयोसिस कंसिस्ट ऑफ टू सक्सेसिव डिवीजन meiosis 1 and meiosis 2 thus producing four daughter cells each with half of the original DNA यानी haploid cell। अब यहाँ एक चीज मैं आपको और बताऊं मेयोसिस जब शुरू होगा तो पहले क्या होगा इंटरफेज होगा इंटरफेज से आप 2n से 4n पे चले गए। अच्छा जब आप मेयोसिस 1 कंप्लीट करते हो तो आपके पास दो डॉटर सेल आते हैं दोनों 2n होते हैं। ठीक है। अब आपसे कोई सवाल पूछता है कि क्या जब सेकंड मेयोटिक डिवीजन शुरू होगा तो उससे पहले भी इंटरफेज होगा या नहीं होगा? क्योंकि इंटरफेज तो लाजमी है। कोई भी सेल जब डिवाइड होगा तो उस वो इंटरफेज से लाजमी गुजरेगा। आपका जवाब होगा बिल्कुल होगा, इंटरफेस होगा, बट एस फेज नहीं होगा। एस फेज के अंदर आपको पता है कि डीएनए की डबलिंग होती है। तो मेयोसिस के अंदर पहले क्या होगा इंटरफेस और पे चले गए, फिर मेयोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा, 2n हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद ऑर्गेनेल डबल हो जाएंगे, स्पिंडल फॉर्मेशन हो जाए, स्पिंडल फाइबर्स भी बनेंगे, बट एस फेज गायब होगा, डीएनए रेप्लिकेट नहीं होगा ताकि डीएनए डबल ना हो जाए। अब वो 2n को जब आप दोबारा तोड़ेंगे तो एन के 4 गैमीट्स हमारे पास बन जाएंगे। These division have the same four stages as mitosis: prophase, metaphase, anaphase, telophase. But since each stage happens twice, each stage is indicated by the Roman numeral 1 or 2. Thus, prophase 1, anaphase 2, etc. तो इसी तरह आप अगर प्रोफेज 1 की बात करेंगे तो आप हर एक के साथ 1 लगाओगे। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद इंटरफेज होगा, फिर शुरू हो जाएगा प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 एंड देन साइटोकाइनेसिस। तो ये चीजें याद रखिएगा। मेयोसिस 1 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डिवीजन होती है, उसी में वेरिएशन आती है। मेयोसिस 2 जो है वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह होता है, उसमें कुछ खास वेरिएशन
नहीं होती, वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह ही होता है क्योंकि उसमें आप बेसिकली क्या कर रहे होते हैं क्रोमोटाइड्स यानी क्रोमोटिड्स को सेपरेट कर रहे होते हैं। तो चलिए जी आगे चलते हैं। It is the first division that is most important, whilst the second division is essentially the same as mitosis. However, it also leads to produced different gametes if crossing over have already happened. कल सॉरी मंगल वाले दिन क्लास में मैंने बताया था कि क्रॉसिंग ओवर क्या होती है और मैंने बताया था कि क्रॉसिंग ओवर में जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में करीब आते हैं तो एक होमोलोगस पार्टनर दूसरे होमोलोगस पार्टनर के साथ आपस में अपने न्यूक्लियोटाइड को एक्सचेंज कर लेते हैं, सेगमेंट्स ऑफ डीएनए एक्सचेंज करते हैं, रीशफल करते हैं, जिसकी वजह से फादर की जीन्स मदर की जीन के सेटअप का हिस्सा बन जाता है और मदर की जीन्स फादर के जीन्स के सेटअप का हिस्सा बन जाता है, रीशफलिंग हो जाती है। यानी अगर फादर का एक पूरा क्रोमोसोम है, जरा सुन ले गौर से, फादर का एक पूरा क्रोमोसोम है और उसके ऊपर फादर ही की 5 जीन लगे हैं, ए बी सी डी, पांचों कैपिटल है, ए बी सी डी ई। अब उसका जो नीचे वाला पार्ट है ई, जिसपे कैपिटल ई है, वो उसने मदर की ई के साथ एक्सचेंज किया जो कि मदर वाला स्मॉल था। तो इस क्रोमोसोम का एक छोटा सा पार्ट ब्रेक हो जाएगा और मदर की क्रोमोसोम का भी एक छोटा सा पार्ट ब्रेक होगा सेम जीन के और दोनों एक्सचेंज कर लेंगे आपस में। तो अब फादर के क्रोमोसोम में 4 उसके अपनी जीन है, जबकि एक उसके मदर के जीन का हिस्सा लगा। तो इसका मतलब है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जीन्स जब आगे गैमीट्स पे जाएँगे तो वो आपस में लिंक होके पूरा एक सेटअप जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि अगर फादर का क्रोमोसोम ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, तो वो फादर की ही जीन लेके जाएगा क्योंकि वो फादर का क्रोमोसोम है। फादर के क्रोमोसोम पे मदर की जीन्स भी आ सकते हैं, सेगमेंट्स एक्सचेंज करने के बाद जिसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इसको अभी आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो क्रॉसिंग ओवर अगर हो जाए तो फिर जो हमारा सेकंड मेयोटिक डिवीजन है उससे भी फर्क पड़ सकता है। आई मीन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन होगा और हमारे पास 2 डॉटर सेल बनेंगे तो वो दोनों यूनिक होंगे, एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। लेकिन सेकंड डिवीजन में जब इनकी कॉपीज बनेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है वो जो कि क्रोमेटिड सेपरेट होंगे तो उसमें कुछ ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं होगा, वो आपस में एक जैसे ही होंगे। थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर होगा, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। आप लोग मेरी बात समझ रहे हो? आर यू गेटिंग बेटा? यस। तलाल मैंने ये कहा कि क्रोमोसोम आपस में एक पार्ट एक्सचेंज कर लेते हैं। आई मीन फादर का पूरा एक क्रोमोसोम है और उसके ऊपर फॉर एग्जांपल 5 जीन लगे हैं, पांचों को मैं कैपिटल से शो कर रहा हूँ, ए बी सी डी ई। और इस तरह मदर का एक क्रोमोसोम है, उसके ऊपर भी ज़ाहिर-सी बात है अगर वही क्रोमोसोम है तो उसके ऊपर भी 5 जीन लगे होंगे, एक फादर का नंबर 1 है, एक मदर का नंबर 1 है। तो मदर के क्रोमोसोम के ऊपर भी ए, बी, सी, डी, ई लगे होंगे, लेकिन फॉर एग्जांपल वो पाँचों के 5 स्मॉल है। अब ये दोनों क्रोमोसोम इतने करीब आते हैं कि इनका एक-एक पार्ट ब्रेक होके आपस में एक्सचेंज हो जाता है। यानी मदर का क्रोमोसोम का एक पार्ट जिसकी सिर्फ एक जीन लगा है लास्ट वाला ई और फादर का क्रोमोसोम जिसका लास्ट वाला पार्ट है ई, ये दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं। यानी पहले ब्रेक होंगे फिर एक्सचेंज होंगे। इस तरह जो तरतीब होगी उसमें थोड़ा-सा फ़र्क आ जाएगा। आई मीन फादर के चारों क्रोमोसोम तो कैपिटल होंगे, ए, बी चारों जीन सॉरी क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल होंगे ए, बी, सी, डी, ई। लेकिन 5वाँ जीन चूँकि उसने मदर का लिया है, तो वो स्मॉल ई हो जाएगा। तो इस तरह कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी एंड स्मॉल ई ये भी मुमकिन है। और वहाँ मदर क्या हो जाएगी स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी एंड कैपिटल ई। तो इसका मतलब है आप हरगिज़ ये मत सोचिएगा कि अगर हमारे फादर का क्रोमोसोम हमारे जेनेटिक मेकअप में आया है, तो सारे जीन फादर के होंगे क्योंकि फादर का क्रोमोसोम है। ये ज़रूरी नहीं है, बाज़ औक़ात क्रोमोसोम फादर का होगा लेकिन उसके अंदर मदर की भी जीन्स रिशफ़ल हो चुके होंगे बिकॉज़ ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। इसी तरह अगर एक हमारा एक क्रोमोसोम हमारी मदर का हमारी बॉडी में आ रहा है, हमारे एक सेल के अंदर मदर का क्रोमोसोम है, तो ज़रूरी नहीं है कि मदर का क्रोमोसोम इसमें सारी जीन मदर के लगे होंगे। उस क्रोमोसोम के अंदर फादर की भी जीन लग सकते हैं बिकॉज़ ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। तलाल कुछ समझ रहे हो? चलो।
अच्छा, द फर्स्ट फीचर ऑफ मेयोसिस, पहला फीचर क्या है मेयोसिस का, इज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टू हाफ सो दैट आफ्टर फर्टिलाइजेशन द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिस्टोर्ड। क्योंकि हर स्पीशी के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो कांस्टेंट होती है, ये आप जानते हैं। और क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट हो जाए तो फिर ही अलग हो जाती है, डिफरेंट स्पीशी हो जाती है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट ऑफ मेयोसिस एंड द जेनेटिक मेकअप ऑफ द स्पीशी शुड बी मेंटेन्ड। दूसरा फंक्शन क्या हो सकता, दूसरा फीचर क्या है? द सेकंड फीचर ऑफ मेयोसिस इज दैट वेरिएशन इन द गैमीट्स एंड हेंस इन द ऑफस्प्रिंग इज इंट्रोड्यूस्ड। तो मेयोसिस क्या करता है? वेरिएशन कॉज करता है। और वेरिएशन मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था, गैमीट्स जो बनते हैं मेयोसिस से वो एक जैसे नहीं होते, गैमीट्स डिफरेंट होते हैं। और जब वो गैमीट्स आपस में फ्यूज होंगे तो जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो भी यूनिक होगा, वो भी डिफरेंट होगा। वेरिएशन इन सेल्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग टू स्टेजेस ऑफ मेयोसिस। बेटा एक बात याद रखो, मेयोसिस के अंदर हमने कुछ नहीं पढ़ना, बिल्कुल सिंपल वही माइटोसिस की तरह है। दो चीजें पढ़नी है, सिर्फ दो स्टेजेस मेयोसिस की जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिनमें वेरिएशन कॉज होती है, वो सिर्फ दो ही स्टेजेस हैं। एक है आपका प्रोफेज वन, कौन सा वाला? प्रोफेज वन। और दूसरा आपका है मेटाफेज वन। तो मेटाफेज वन में और प्रोफेज वन में ये दो स्टेजेस है जिसके अंदर वेरिएशन कॉज होती है, बाकी सारी चीजें वही है, माइटोसिस वाली कोई खास फर्क नहीं है। तो प्रोफेज वन और मेटाफेज वन आपस में सेम होते हैं, इसलिए वो आपस में पेयर बना देते हैं। इस तरह क्रोमोसोम नंबर 1 क्रोमोसोम नंबर 24 के साथ, क्रोमोसोम नंबर 2 क्रोमोसोम नंबर 25 के साथ, क्रोमोसोम नंबर 3 क्रोमोसोम नंबर 26 के साथ एंड क्रोमोसोम नंबर 23 क्रोमोसोम नंबर 46 के साथ पेयर बना देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द जीन लोसाई। एंड सेक्शन ऑफ ईच क्रोमेटिड इन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर एक्सचेंज्ड। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि सेगमेंट एक्सचेंज करते हैं, जिस क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स होती है उनमें उनका जो सेटअप होता है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। सेम किस्म के जीन्स नहीं होते एक क्रोमोसोम, यानी हमारे फादर के क्रोमोसोम नंबर 1 पे जो जीन लगे थे, सुन ले, हमारे फादर के क्रोमोसोम नंबर 1 पे जो जीन लगे थे, अब मेरे अंदर जो क्रोमोसोम नंबर 1 होगा, जरूरी नहीं है कि वो वही जीन्स होंगे जो हमारे फादर के क्रोमोसोम पे लगे थे, क्योंकि हो सकता है कि वो क्रोमोसोम हमारे मदर के क्रोमोसोम से रिशफल हो चुका हो और उन दोनों की जीन्स जो है वो आपस में एक्सचेंज हो चुके हो। तो हमारा जो क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो इसका मतलब है कि अगर अ रिज़वान जो है वो सलीम का बेटा है, तो सलीम का जो क्रोमोसोम नंबर 1 है और रिज़वान का जो क्रोमोसोम नंबर 1 है, अगर मैं ये कहूँ कि रिज़वान का जो क्रोमोसोम नंबर 1 है वो सलीम का ही है, फादर से ही लिया है, फिर भी हम ये श्योर नहीं है कि हम ये कहें कि दोनों का जीन सेटअप सेम होगा। हो सकता है कि जिस वक़्त रिज़वान का जो ज़ायगोट बन रहा था, उस वक़्त सलीम का क्रोमोसोम 1 उसके उसकी वाइफ़ के जीन के साथ आई मीन एक्सचेंज कर चुका है कुछ जीन्स, और वो क्रोमोसोम 1 जो है उसके बेटे यानी रिज़वान में सेग्रीगेट हुआ है। फिर हमें आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब इसको थोड़ा-सा हम फर्दर भी डिटेल में पढ़ेंगे। इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर एंड इट टेक्स प्लेस एट प्लेसेस ऑन द क्रोमोसोम नोन एज कियास्माटा। कियास्माटा किसे कहते हैं? कियास्माटा उस जगह को कहते हैं जहाँ क्रॉसिंग ओवर होती है। यानी जैसे मैंने कहा ना कि फादर के क्रोमोसोम के ऊपर जीन लगे थे ए, बी, सी, डी, ई। अब इनमें से कौन सा जीन टूट गया था? ई। मैंने कहा था ना ई, फादर का ई मदर की ई के साथ एक्सचेंज हुआ। तो ईस्ट की जगह जो थी, जहाँ पे ये क्रॉस बन रहा था, इसको हम कहते हैं कियास्माटा। अभी आपको दिखाता हूँ कियास्माटा कैसे बनेगा, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा-सा आपको माइटोसिस का एक व्यू दिखाना चाह रहा हूँ। तो आप माइटोसिस को एक बार देख लें, फिर हम मेयोसिस की तरफ दोबारा मूव करेंगे।
अच्छा, मैं थोड़ा chiasma फर्दर बता दूं. Each chiasma is the singular, chiasmata is the plural. So each chiasma can only form between genes. So that मतलब genes के बीच में बनता है chiasma. So the result is that different combination of alleles will be produced on each chromosome. Combination में फर्क आ जाता है. मैं अगर इसको यूं कहूं कि फादर के क्रोमोसोम पे जीन लगे हैं ए बी सी डी ई, सुन ले जरा, ए बी सी डी ई, और मदर के क्रोमोसोम, उसी क्रोमोसोम के ऊपर जीन लगे हैं 1 2 3 4 5. अब देखो, एक तरफ ए बी सी डी ई है और एक तरफ 1 2 3 4 5. तो जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो फादर का क्रोमोसोम जो पहले ए बी सी डी ई था, अब वो हो जाएगा ए बी सी डी ई 5 या 1 ए बी सी 3 ई. मतलब कुछ जीन मदर के फादर की जीन के में एक्सचेंज हो जाएंगे और फादर वाले मदर में, तो कॉम्बिनेशन में फर्क आना शुरू हो जाएगा. और यही वजह होती है कि पेरेंट्स, सॉरी, ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो ना सिर्फ आपस में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, बल्कि वो पेरेंट्स से भी डिफरेंट होते हैं. वजह ये होती है कि वो जो पेरेंट के क्रोमोसोम्स होते थे वो अलग थे. ऑफस्प्रिंग में क्या हुआ, वो रीशफल हुए हैं, वो फादर और मदर की कॉम्बिनेशन है. तो जिस तरह आप 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स को मिक्स करते हो तो उसकी जो इंटरमीडिएट कैरेक्टर होता है वो दोनों पेरेंट्स से डिफरेंट होता है. यही वजह होती है कि ऑफस्प्रिंग ना आपस में एक-दूसरे से डिफरेंट होते हैं, बल्कि पेरेंट्स से भी डिफरेंट होते हैं. अच्छा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? दिस डिक्रीज़ेस, क्या डिक्रीज़ करता है? द चांसेस ऑफ क्रोमोसोम टू हैव फुल सेट ऑफ वन पेरेंट जीन. कितनी बड़ी बात की. इसका मतलब है ये इस चांस को कम करता है कि हमारे अंदर अगर फादर के क्रोमोसोम आते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि फादर का पूरा-पूरा सेट उसके एक क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद हो. यानी क्रोमोसोम तो फादर का है, लेकिन पूरा सेट जो जीन इसके ऊपर लगा होगा, उसके अंदर मदर की भी जीन हो सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि वो सारे जीन फादर के हो. इसलिए हमारे अंदर कॉम्बिनेशन डिफरेंट होंगे. मसलन एक आदमी है, उसके फादर के क्रोमोसोम नंबर 1 पे 3 जीन लगे हैं, 3. एक जीन ये कह रहा है कि उसकी फादर की हाइट जो है वो बड़ी है, लंबी है. फादर की आँखों का कलर ब्लू है और उनके जो बाल है वो ब्लॉन्ड है. 3 कैरेक्टर हो गए. टॉल, ब्लू आईज़ एंड ब्लॉन्ड हेयर. अच्छा, उसके जवाब में जो मदर का क्रोमोसोम नंबर 1 है, उसपे भी यही 3 जीन लगे होंगे, लेकिन टॉल नहीं होगी, ड्वार्फ होगी, आँखें ब्लैक होगी, ब्लू की बजाय, और हेयर जो है वो भी ब्लैक है, ब्लॉन्ड नहीं है. अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्रोमोसोम उसकी ऑफस्प्रिंग में जाता है, तो आप ये मत कहिएगा कि या तो वो फादर का क्रोमोसोम होगा, यानी या तो फादर की तरह टॉल होगा, आँखें उसकी ब्लू होगी और हेयर उसके ब्लॉन्ड होंगे, या फिर वो मदर की तरह ड्वार्फ होगा, आँखें उसकी ब्लैक होगी और बाल भी उसके ब्लैक होंगे. ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर वो जीन आपस में रिशफ़ल हो गए, और रिशफ़ल इस तरह हुए कि एक फादर का क्रोमोसोम नंबर 1 पे पहला जीन तो फादर का ही रहा, दूसरा जीन जो कि आँखों का था वो मदर के साथ एक्सचेंज हुआ. तो अब इस क्रोमोसोम के ऊपर जो कॉम्बिनेशन होगी फादर वाले की, वो होगा टॉल और ब्लू आई की बजाय ब्लैक आई और हेयर वही ब्लॉन्ड. तो ये हो सकता है कि अब उसका जो बेटा है, वो बाप की तरह टॉल है, लेकिन आँखें उसकी बाप की तरह नहीं है, माँ की तरह है. हालाँकि दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम के ऊपर थे, तो ये बड़ी हैरत की बात है कि हम कहेंगे कि अगर हमें ये पता हो कि जो आँखों वाला जीन है, वो उसी क्रोमोसोम पे है जो हाइट वाला है, तो फिर हम कहेंगे कि उसकी हाइट फादर की तरह है, तो आँखें भी फादर की तरह होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से वो जीन रिशफ़ल हो चुका था मदर के क्रोमोसोम के साथ. सो इसलिए कहते हैं दिस डिक्रीज़ेज़ द चांसेस ऑफ क्रोमोसोम्स टू हैव द फुल सेट ऑफ वन पैरेंट जीन. अगर फुल सेट ऑफ वन पैरेंट जीन होता तो फिर तो वेरिएशन होती ही नहीं. जैसे पेरेंट्स है वैसे बच्चे होते, जैसे पेरेंट्स है, या तो सीधी-सीधी बात है, या तो बच्चा बाप की तरह होता या माँ की तरह होता. लेकिन ऐसा नहीं होता, और ये वेरिएशन कॉज़ की जा रही होती है बिकॉज़ ऑफ द क्रॉसिंग ओवर. सो काइंडली एक्नॉलेज कीजिएगा. यहाँ तक समझ आई बात? यू गेटिंग? या अभी भी समझ नहीं आई? जी बेटा. सर जीन जो होगा वो दोनों पेरेंट्स में से किसी एक का प्योरली होगा, कोई ऐसा नहीं हो सकता कि पेरेंट्स एक शॉर्ट एक लंबा है तो बीच का कोई एक मॉडरेट बच्चा हो. एक बार जरा क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर लेंगे प्लीज.
सर जीन जो होगा वो प्योरली किसी एक पेरेंट का होगा, कोई एक जीन जो होगा या तो पूरा अम्मी का होगा या पूरा फादर का होगा। ऑफ कोर्स, क्योंकि आप जाहिर सी बात है, आप हैप्लॉइड किसको कहते हो? मैंने कल कहा था ना, हैप्लॉइड का मतलब होता है वन एलील एट अ टाइम। तो जाहिर सी बात है, आप अगर किसी भी गैमीट की बात करते हैं तो एक गैमीट में एक ही पेरेंट का एलील आएगा। हाँ, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन जाहिर सी बात है वो गैमीट जब किसी दूसरे स्पर्म के साथ या सेल्स के साथ फर्टिलाइज होगा तो फिर एलील तो आएंगे दो, उस ऑफस्प्रिंग के अंदर दो एलील होंगे, लेकिन जाहिर सी बात है उनका जो डोमिनेंट होगा उसका इम्पैक्ट शो होगा। जीन एक ही होगा, एलील दो होंगे। नहीं, विद इन अ गैमीट कोई एक नया एलील नहीं हो सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता बेटा, कैसे होगा? फिर तो डिप्लॉयड हो जाएगा ना, फिर तो आपका गैमीट तो है वो तो डिप्लॉयड हो जाएगा। अगर एक ही कैरेक्टर के दो एलील मौजूद है तो फिर कैसे मुमकिन है ये? हाँ, ये मैं आपको बताऊं कि मैं कल भी आपसे एक बात कर रहा था, आज फिर कहूंगा। दो तरह की वेरिएशन होती है, एक को हम कहते हैं कंटिन्यूस वेरिएशन, एक को कहते हैं डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं कि जो एक जीन से कंट्रोल नहीं होते, उसके 4-5 जीन्स होते हैं, उनका अफेक्ट जो है वो ऐड होता है। उस केस में फिर मुमकिन है कि गैमीट्स के अंदर एक ही कैरेक्टर के 4-5 एलील्स हो, जीन्स हो। आई मीन वो उनका जो इम्पैक्ट होगा वो ऐड होगा। आई मीन अगर एक क्रोमोसोम नंबर 1 पे है, दूसरा क्रोमोसोम नंबर 6 पे है, तीसरा क्रोमोसोम नंबर 9 पे है, वो एक ही कैरेक्टर को शो कर रहे हैं लेकिन उनके इफेक्ट्स ऐड होंगे, वो फिर एक अलग चीज है। गेटिंग? जी सर, लेकिन ठीक है। अगर आप क्लियर कट कैरेक्टर की बात करते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप है या जेंडर है या कोई ऐसा, तो उसके लिए सिर्फ एक ही एलील होगा फिर। जायगोट की फादर की तरफ से, जायगोट में फादर की तरफ से जो क्रोमोसोम आएंगे वो दादा और दादी की, एग्जैक्टली exactly, बहुत अच्छा ऐसा ही है। जाहिर सी बात है, क्योंकि उसके फादर के जो क्रोमोसोम होंगे वो उसके फादर मदर की, इस तरह हर जनरेशन में ऐसा ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, चला चले, अब चलते हैं आगे। अच्छा, दिस रीशफलिंग ऑफ जीन्स, देखो, दिस रीशफलिंग ऑफ जीन्स ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर इज वन ऑफ द टूल फॉर वेरिएशन। सो क्रॉसिंग ओवर इज वन ऑफ द बिग टूल ऑफ वेरिएशन। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं बेटा, इस दुनिया के अंदर ट्रिलियंस ऑफ पीपल है, मतलब ट्रिलियन ऑफ पीपल जो यूनिवर्स में है, और आप देखिए कि हर आदमी का फिंगरप्रिंट दूसरे से डिफरेंट होता है। देखो ना कितनी इंटरेस्टिंग बात है। और हर आदमी का जो चेहरा है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। मजेदार बात यह है कि अगर आप देखिए हर आदमी का एक जैसा टेक्सचर है, उसका एक सर, दो आंखें, दो कान, एक नाक, एक मुंह, एक जैसा चेहरा, लेकिन देखें हर चेहरा अलग अलग पहचाना जाता है। ये कितनी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप कितनी बार इन चीजों को चेंज कर सकते हो, लेकिन देखो कितनी वेरिएशन है लोगों में। और आपको पता है कि इस सारी वेरिएशन के लिए टोटल टूल्स कितने हैं? आज मैं बायोलॉजी की इस क्लास में आपसे शेयर करूं कि अल्लाह ताला सिर्फ 5 टूल्स के थ्रू ये वेरिएशन कॉज करते हैं। दुनिया में जितने लोग हैं सिर्फ 5 टूल्स है जो कि वेरिएशन कॉज करते हैं, और उन 5 में से एक टूल अभी आपने पढ़ा और वो है मेयोसिस। यानी मेयोसिस की वजह से, अब आप जरा खुद सोचें, मैं अगर आपसे यूं कहूं कि हमारे जो न्यूक्लियस है उसके अंदर अगर 46 क्रोमोसोम्स है बेटा, और आपको ये भी बता दूं कि एक क्रोमोसोम पे तकरीबन हजारों जीन्स होते हैं, और आपको ये भी बता दूं कि अब उसमें से हर जीन अगर दूसरे के साथ रिशफल होता रहेगा तो कितनी सारी वेरिएशन पॉसिबल है। ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है कि आप इसको काउंट कर सके। कॉम्बिनेशन चेंज होती रहेगी, ये उसके साथ, ये उसके साथ, ये उसके साथ। तो फिर अगर एक क्रोमोसोम दूसरे के साथ एक्सचेंज होगा, इस तरह 46 क्रोमोसोम अगर एक दूसरे के साथ अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज करते रहेंगे, तो इट्स अ बिग टूल फॉर वेरिएशन इन मेयोसिस। तो मेयोसिस में जो वेरिएशन है वो बिफोर फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है। बिफोर फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है गैमीट्स के अंदर वेरिएशन, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कौन सा गैमीट किसके साथ फ्यूज हो रहा है। ये दो टूल्स है इस वक्त जो हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, सिर्फ दो टूल्स है इस वक्त हम पढ़ रहे हैं, एक बिफोर फर्टिलाइजेशन, एक आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बेटा मेयोसिस से इवोल्यूशन से कैसे लिंक होगा? बड़ी अजीब सी बात आपने कही। ये इवोल्यूशन
आप किस चीज को कहते हो? इवोल्यूशन किसे कहते हैं? इवोल्यूशन का मतलब होता है वेरिएशन इन द जेनेटिक स्ट्रक्चर या इन द जेनेटिक कॉम्बिनेशन। तो इवोल्यूशन का मतलब होता है चेंजेस। आप शायद इवोल्यूशन गलत समझ रहे हैं। आप इवोल्यूशन को स्पेशिएशन से मिक्स कर रहे हो। स्पेशिएशन जो होती है वो ओरिजिन ऑफ अ न्यू स्पीशी होती है और उसके लिए भी टूल इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन अगर बड़े लेवल पे किया जाए तो फिर वो स्पेशिएशन की तरफ मूव करता है, यानी स्पीशी अलग हो जाती हैं। लेकिन अगर एक माइक्रो इवोल्यूशन का मतलब होता है चेंजेस कॉम्बिनेशन ऑफ सेटअप। एक आदमी है उसकी आँखें ब्लू है, बाल ब्लैक है और एक आदमी है उसकी आँखें ब्लैक है और आँखें और बाल जो है वो ब्लॉन्ड है। तो वो दोनों एक-दूसरे से डिफरेंट है ना। तो यही तो इवोल्यूशन है, यही तो इसका जो जेनेटिक मेकअप है, यही इवोल्यूशन कहलाती है। उसके अंदर तब्दीली आ रही होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स हैं, जो कि एक ख़ास किस्म के एंटीबायोटिक्स एक ख़ास किस्म के इंसेक्टिसाइड से मरते हैं, लेकिन उसी के अंदर कुछ ऐसे होते हैं जो उसी नस्ल के होते हैं, वो उससे नहीं मरते। तो कुछ बात तो है ना ऐसी, कुछ ऐसी कॉम्बिनेशन तो है एलील्स की जिससे वो नहीं मरते। तो ये इवोल्यूशन है। एक ही स्पीशी के अंदर ऐसी चेंजेज़ आ जाती हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं, टाइप ऑफ एडाप्टेशन है ये। यानी वो अपने आप के अंदर एडाप्टेबिलिटी किस चीज़ के थ्रू होगी? ऑफ कोर्स एडाप्टेबिलिटी प्रोटीन के थ्रू होगी और प्रोटीन जो है वो जीन्स के थ्रू होती है। तो जीन्स एलील में अगर फ़र्क आएगा तो वो एडॉप्टेबिलिटी को एडजस्ट करेगा ना, वरना नहीं कर सकेगा। गेटिंग? चलिए नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। This reshuffling of gene due to crossing over is one of the tool for variation and you know variation is the tool for evolution. तो क्रॉसिंग ओवर किसका टूल है? वेरिएशन का। और वेरिएशन किसका टूल है? इवोल्यूशन का। ठीक है? और इवोल्यूशन किसका टूल है? स्पेशिएशन का। बाद में नई स्पीशी आ जाती है। तो चलो आगे मूव करते हैं। The place on a chromosome where a gene is found is known as its locus. क्या कहते हैं? जहाँ जीन लगा होता है इसको हम लोकस कहते हैं। So in other words, loci are reshuffled. तो हम ये कह सकते हैं कि लोसाई जो है वो क्रॉसिंग ओवर के अंदर लोसाई जो है वो रिशफल हो जाते हैं। क्रॉसिंग ओवर के अंदर क्या रिशफल हो जाते हैं? लोसाई, क्योंकि आप जीन्स को एक दूसरे के साथ रिशफल करेंगे तो लोसाई रिशफल हो रहे होते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। So loci are reshuffled. लुक एट दिस नाउ। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्रॉसिंग ओवर कैसे होती है। ये मैंने आपको एग्जांपल दी है एक होमोलोगस पेयर की, जिसमें से एक क्रोमोसोम फादर का है और एक मदर का है। आपकी मर्जी है, कोई सा भी फादर का ले, कोई सा भी मदर का ले। डिफरेंट कलर से मैंने शो किए हैं, एक ब्लू से और एक रेड से। तो जिस तरह आपको ये नजर आ रहा है, ये एक पेयर नजर आ रहा है। ऐसे 23 पेयर होंगे हमारे न्यूक्लियस के अंदर। यानी 23 हमारे पास ब्लू होंगे और 23 हमारे पास रेड होंगे। और ये पहले रैंडमली पड़े होंगे, एक दूसरे से अलग अलग पड़े होंगे, दूर दूर। ये पता नहीं चल रहा होगा कि कौन सा ब्लू किस वाले रेड का पार्टनर है। अगर माइटोसिस हो तो माइटोसिस के अंदर ब्लू और रेड दोनों रैंडमली पड़े होंगे, कोई किसी के करीब नहीं पड़ा होता, इसलिए पता नहीं चल रहा होता कि कौन सा ब्लू किस वाले रेड का होती है कि इस वक्त ये क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन लगे हैं वो आपस में एक जैसे हैं, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम है। मतलब ये है इन जो क्रोमोसोम आपस में पेयर बनाते हैं, इनके ऊपर जो जीन्स लगे होते हैं वो एक ही कैरेक्टर को शो कर रहे होते हैं। ये अलग बात है कि उनका एक्सप्रेशन डिफरेंट हो, लेकिन कैरेक्टर सेम होगा। मसलन इस वक्त जो आपको ब्लू नजर आ रहा है और जो रेड नजर आ रहा है, इन दोनों के ऊपर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर हम 4 जीन लेते हैं तो चारों जीन सेम कैरेक्टर के लिए होना चाहिए। ब्लड ग्रुप का जीन नंबर 1 ब्लू वाले पे पहला जीन ब्लड ग्रुप का है तो रेड वाले का होगा। स्किन कलर का है तो यहाँ भी स्किन कलर का होगा। इसी तरह आई आई कलर का होगा तो यहाँ पर भी आई कलर का होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ब्लू वाला का जो पहला जीन है वो ब्लड ग्रुप का है और रेड वाले का पहला जीन जो है वो आई कलर का है। ऐसा नहीं हो सकता। कैरेक्टर के बेस पे, लोसाई के बेस पे होमोलोगस पेयरिंग होती है। रिपीट कर रहा हूँ, होमोलोगस पेयर लोसाई के बेस पे होती है।
यानी कैरेक्टर के बेस पे होती है कि इस कैरेक्टर होना चाहिए सारे, तब जाके सेम लोसाई होंगे तो वो होमोलोगस पेयर बनाएंगे। तो ये आपके सामने अभी क्रॉसिंग ओवर शो करूंगा कि क्रॉसिंग ओवर कैसे होती हैं। तो ये एक होमोलोगस पेयर मैंने आपके साथ शो किया है। मेहदी हैदर सवाल पूछ रहे हैं, हाउ डू द क्रोमोसोम रियलाइज दे आर होमोलोगस टू ईच अदर क्रोमोसोम। दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर सिलेबस बेटा। वी आर नॉट कंसर्न टू स्टडी कि क्रोमोसोम को कैसे पता चलेगा। हमें ये देखना है कि होमोलोगस पेयरिंग होती क्या है। सो यू नो इट्स लाइक समटाइम बहुत सारी इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म। इट्स अ एरिया ऑफ रिसर्च। कैसे हो सकता है कोई ऐसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल लाजमी होंगे, कुछ ऐसे सिग्नलिंग होंगे इन क्रोमोसोम्स के ऊपर जो शो कर रहा होगा कि इस क्रोमोसोम को इसके साथ बाइंड होना चाहिए, जिस तरह एंजाइम के अंदर स्पेसिफिसिटी होती है मेहदी। ठीक है, चले। सो दिस लुक एट दिस। अब देखो यहाँ क्रॉसिंग ओवर सिर्फ एक जगह पे मैंने क्रॉसिंग ओवर शो की है, ए, जहाँ ए शो हो रहा है। और जिस जगह क्रॉसिंग ओवर हो रही है ये जगह कहलाएगी क्याजमाटा। सॉरी, यहाँ पे सिंगुलर है तो क्याजमा होगा। तो एक पार्टनर जो है एक क्रोमेटिड दूसरे क्रोमोसोम की क्रोमेटिड के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। ये बात याद रखो कि जहां एक्सचेंज हो रहा है, ये बात याद रखो वो सेम जीन का होगा। सेम जीन से मुराद ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि रेड वाले का जीन जो है वो ब्लड ग्रुप का हो और ब्लू वाले का जो है वो आई कलर का हो। ऐसा मुमकिन नहीं है। रेड आई का पे अगर 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 ब्लड ग्रुप का है तो ब्लू का भी ब्लड ग्रुप का होगा, जरूरी है। हाँ, ये हो सकता है कि रेड पे ब्लड ग्रुप ए हो और ब्लू पे ब्लड ग्रुप बी हो, एक्सप्रेशन डिफरेंट हो सकते हैं, जिससे फिर कॉम्बिनेशन का फर्क आएगा फिजिकली। दिस इज वन ऑफ द टूल फॉर वेरिएशन। सो क्रॉसिंग ओवर में आप देख सकते हैं कि ए के ऊपर क्यास्मा बना हुआ है और क्यास्मेटा का काम क्या होता है, रिशफलिंग कराना। तो अब मैं आपको थर्ड स्लाइड पे दिखा देता हूँ कि आपस में किस तरह एक्सचेंज करेंगे अपने अपने एलील्स को। अब आप मुझे बताएं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, पहले तो ये यहाँ पे सिर्फ आपस में जुड़ ओवरलैप हो गए। अब ओवरलैप के बाद लिख रहे हैं क्रोमोसोम्स ब्रिकेज एंड रीजॉइनिंग। देखो यहाँ अगर आप गौर से देखिए इस जगह को, अगर मैं जूम तो नहीं कर सकता, तो ये जो ब्लू वाला एरिया है ये बन जाएगा रेड वाले का। अब देखो मैं मेरे कर्सर को देखिए, यूं आ रहा है, ये जो रेड वाला क्रोमोसोम है यूं आ रहा है, यूं आ रहा है, यूं आ रहा है, यूं, ये अपना पार्ट आगे वाला रेड छोड़ देगा, इस ब्लू को पकड़ लेगा। तो ये वाला पार्ट एक नया सेगमेंट है रेड के अंदर, और ये वाला पार्ट जो है वो रेड वाला ये ब्लू के साथ जुड़ जाएगा। इसका मतलब है कुछ कुछ जीन्स फादर के मदर में मिंगल्ड हो गए, और कुछ फादर के कुछ मदर के जीन जो है वो फादर के अंदर एंटर हो गए। तो ये देखिए, अब ये देखिए साफ नजर आ रहा है। देखिए ये वाला पार्ट अगर आप यहाँ देखें पहले वाली स्लाइड से कंपेयर करें, ये जगह देखो, ये जगह चली गई इसमें और ये जगह आ गई इसमें। अब आप देखें ना, अगर आप इस क्रोमोसोम की बात करते हैं पूरे, इसमें सारे जीन फादर के हैं, अगर इसको फादर का जीन समझ ले, लेकिन ये वाला पार्ट मदर का है। इसी तरह ये पूरा का पूरा अगर मदर का है तो इसमें ये फादर का सेटअप आ गया। इन्होंने सेगमेंट्स आपस में एक्सचेंज किए। अब अगर ये पूरा क्रोमोसोम फादर वाला ऑफस्प्रिंग में चला जाता है तो ये फादर के ओरिजिनल सेटअप से डिफरेंट होगा। अब देखिए ना, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि अ, बेटा एक सेकंड जरा मुझे गौर से सुने, मैं सिर्फ इस एक की बात करता हूँ, इस वाली को छोड़ दो, पहले इस वन वाली की। इसको भी अगर मैं 2 में तोड़ दूं, इसकी क्रोमेटिड अलग करूं, तो क्या इसके क्रोमेटिड आपस में एक जैसे होंगे या डिफरेंट होंगे? क्रोमेटिड, जी बताएं। क्रोमेटिड डिफरेंट होंगे। तो क्रोमेटिड डिफरेंट होंगे इसका मतलब है गैमीट्स डिफरेंट होंगे, क्योंकि अब वो जो गैमीट होगा एक एक क्रोमेटिड एक ही गैमीट पे जाएगा ना यार। देखो मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ देखो, यहाँ आपके पास टोटल क्रोमेटिड्स कितने हैं? इस वाले लास्ट वाले ब्लॉक के अंदर टोटल क्रोमेटिड्स कितने हैं ये बताओ मुझे। 4, सही है, 4, बिल्कुल ठीक कहा, 4। तो अगर ये में से एक एक गैमीट में जाएगा तो क्या वो चारों गैमीट्स डिफरेंट नहीं होंगे?
देखिए, एक में पूरा ब्लू चला जाएगा, एक में पूरा रेड चला जाएगा, एक में ब्लू रेड मिक्स, दूसरे ब्लू रेड मिक्स। चारों डिफरेंट है या नहीं है? चारों डिफरेंट हो गए। तो आपके चारों गैमीट्स डिफरेंट हुए। लेकिन अगर क्रॉसिंग ओवर ना होती, तो फिर क्या होता मुझे बताएं? अगर क्रॉसिंग ओवर ना होती, तो फिर हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ गैमीट्स बनते? फिर दो बनते, फिर दो बनते। इसका मतलब दो जो बनते, उन दो के अंदर भी जो पहला मेयोसिस था, पहला वाला मेयोसिस जिसमें से ये पूरा पेयर जाएगा, पेयर सेपरेट होगा। पहला मेयोसिस ही वेरिएशन कॉज़ कर सकता है। सेकंड तो फिर वेरिएशन कॉज़ ही नहीं कर सकता, वो तो सेम आइडेंटिकल होंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक। फादर, मदर, बिल्कुल ठीक, सही है। अच्छा, तो चलें, अब इसको हम आगे परस्यू कर लेते हैं। तो ये आपको मैंने बताया क्या चीज़ सिखाई आपको? ये मैंने आपको क्रॉसिंग ओवर सिखाई है। क्रॉसिंग ओवर का ये मैकेनिज़्म है और ये अब आप ज़रा खुद सोचिए बेटा, यहाँ मैंने सिर्फ़ एक कियाज़मा बनाया है। अगर ये 5-6 जगह ओवरलैप होता, तो 5-6 सेगमेंट्स एक्सचेंज हो सकते हैं। इसी तरह ये तो सिर्फ़ एक पेयर है, आपके पास 23 पेयर है। अब अगर हर पेयर के अंदर अलग-अलग कियाज़मेटा बन सकती हो, तो कितनी सारी वेरिएशन होगी। एंड सम टाइम मोर देन 100 chiasmatas आर फॉर्म्ड। 100 chiasmatas बनते हैं एक होमोलोगस पेयर में। तो कितने सारे एलील्स आपस में रिशफल्ड होंगे, कितने सारे जीन्स रिशफल्ड होंगे सिर्फ़ एक पेयर में, और फिर आप 23 पेयर की बात करते हो। तो इसीलिए बहुत सारी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर इन meiosis। गेटिंग बेटा? समझ रहे हो? What causes the genes from chromosomes in a homologous pair to break and transfer to other? Mary, you're just asking questions which are मुझे ये बड़ा अच्छा है, ये चीज़ होती है बच्चों के ज़हन में कि यार ये कैसे होगा? किस तरह ये चीज़ें होती हैं? लेकिन ये सवाल आपसे कोई नहीं पूछेगा, बिकॉज़ दिस इज़ एडवांस्ड बायोलॉजी। यानी आप इसके तरफ अगर जाएँगे तो ये मैं बताऊँगा आपको इसके जो रीज़निंग है, ये आपको बताऊँगा मैं जीन टेक्नोलॉजी में आगे, कि वो कौन से फैक्टर्स हैं। ये कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको फैक्टर्स कहते हैं। तो नहीं वो ठीक है तलाल, आई लाइक इट। ऐसे सवाल आते हैं बच्चों के ज़हन में कि यार ये क्रॉसिंग ओवर कौन कराता है? बेटा ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको हम प्रोटीन फैक्टर्स कहते हैं। मैं कुछ बायोकेमिस्ट्री में तो ख़ैर नहीं, लेकिन आगे जीन टेक्नोलॉजी में इसकी कुछ थोड़ी बहुत वज़ाहत है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है। परहैप्स ये सवाल आपसे कोई पूछेगा नहीं कि व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पांसिबल टू कॉज़ क्रॉसिंग ओवर? मेरी चलिए जी, आगे मूव कर लेते हैं। अच्छा, अब आपके सामने मैंने एक चीज़ रखी हुई है और ये बेसिकली अ अ, वो है माइटोसिस है, ये मेयोसिस नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको थोड़ा-सा एक नज़र देख लें। अ, ये ज़रा इसको गौर से देखें। ये माइटोसिस है। ये देखो पैरेंटल होमोलॉग। अच्छा जी, पैटर्नल सॉरी पैटर्नल और ये मैटर्नल। तो मदर वाले को रेड से शो किया है, फादर वाले को ब्लू से शो किया है। अब बेटा यहाँ तो सिर्फ़ एक पेयर है ना, इसलिए हम इसको होमोलोगस कह सकते हैं, कोई और है ही नहीं। अगर एक पेयर और होता तो फिर हमें ये नहीं पता होता कि कौन-सा ब्लू किस रेड के साथ है। इसी तरह ये तो मैंने सिर्फ़ एक क्रोमोसोम दिया है। इस तरह 23 अगर ब्लू होंगे और 23 अगर रेड होंगे तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि कौन, क्योंकि ये रैंडमली पड़े होंगे, सेपरेटेड पड़े होंगे। अब देखिए होता क्या है, ये इंटरफ़ेस हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन हुई। उसके बाद इसका जो सेंट्रोमेयर है, स्पिंडल फॉर्मेशन हो रही है, इसको ब्रेक करेंगे, एक क्रोमेटिड इधर, एक क्रोमेटिड इधर, बीच में सेप्टेशन आ जाएँगे, एक सेल दूसरा सेल। तो क्या आपको लगता है कि इनकी जो डॉटर सेल्स हैं और उनके जो पैरेंटल सेल है, उनमें कोई फ़र्क है? बिल्कुल पता नहीं चल रहा, ये तो आपस में आइडेंटिकल कॉपीज़ हैं, क्योंकि आपने यहाँ डबलिंग की और यहाँ पे दोबारा तोड़ दिए, खत्म बात। डबलिंग एंड रेप्लिकेशन, सॉरी डबलिंग एंड सेपरेशन, डबलिंग एंड सेपरेशन। तो यहाँ आपने 20 46 क्रोमोसोम थे, यहाँ आपने 92 कर दिए, फिर आपने यहाँ पे फिर तोड़ के फिर 46 कर दिए, तो नॉर्मल माइटोसिस है। इसमें तो कोई बात है ही नहीं ख़ास। तो ये जगह आपकी क्या है? ये आपका है इंटरफ़ेस।
डबलिंग हुई और फिर यहाँ पे आपका शुरू हो गया जनाब मेटाफेज और फिर एनाफेज और फिर टीलोफेज भी शो कर दिया गया है। तो ये आपका माइटोसिस है सिंपल। लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होता। मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम बाकायदा पेयरिंग बनाएंगे। तो in metaphase, the homologous pair of chromosome line up randomly across the equator of the spindle. अच्छा, each daughter cell will therefore get a random mixture of mother and father chromosomes. ठीक हो गया? This is known as, अच्छा ये नई चीज आ गई ना। अब सेकंड टूल आ गया, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात कर रहा हूँ। बेटा क्रॉसिंग ओवर तो हो गया, अब जरा मैं आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की भी मिसाल दूं। मिसाल देने के लिए जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात, प्लीज गौर से सुनिएगा और कंसंट्रेट कीजिएगा। बेटा हो ये रहा है कि हमारे पास एक ऐसा है कि मैं इसको किस तरह एक्सप्लेन करूं। मेरा आईपैड भी इस वक्त ऑफ पड़ा हुआ है, लाइट चार्ज नहीं है। मैं कोशिश कर सकता हूं कि वर्डिंग से आपको समझा दूं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या होता है। मैं अगर आपसे ये कहूं कि दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी, प्लीज सुनिएगा। ग्रुप ए के अंदर तरतीब से क्यू में 5 स्टूडेंट हैं, कतार बनाया हुआ है और हर एक। अच्छा बेटा मैं 10-15 मिनट के लिए जरा आपके साथ नहीं होगा, नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, तो प्लीज फिर आप कोई क्वेश्चन हो तो रखिएगा और 10 मिनट बाद में आपसे दोबारा कांटेक्ट करता हूँ, ठीक है? लेक्चर फुल कंसंट्रेशन से सुनिएगा प्लीज। स्टूडेंट के शर्ट के ऊपर सीक्वेंस में ABCD लिखा हुआ है, यानी पहले बच्चे के शर्ट पे लिखा है A, उसके पीछे B, उसके पीछे C, उसके पीछे D, उसके पीछे E। 5 बच्चे हैं, कतार में खड़े हैं, ठीक है? उसके बाद हमने क्या किया है कि उसके साथ पैरेलल दूसरी कतार है स्टूडेंट्स की और उनकी शर्टों पे भी यही लिखा है ABCD, लेकिन वो स्मॉल में लिखा गया है। पहले बच्चे की शर्ट पे स्मॉल A, दूसरी स्मॉल B, स्मॉल C, स्मॉल D, स्मॉल E। और कतार इस तरह बनाए गए हैं कि पहले कतार का जो पहला बच्चा है कैपिटल A, उसके साथ जो दूसरा सामने पैरेलल है वो स्मॉल A, स्मॉल B, स्मॉल B, कैपिटल B, स्मॉल B, कैपिटल C, स्मॉल C, कैपिटल D, स्मॉल D, कैपिटल E, स्मॉल E। ये लाइन बनी हुई है, ठीक है? अब हो ये रहा है कि पार्टीशन हो रही है। पार्टीशन से मुराद है कि इनके बीच में दीवार आ रही है, एक कतार वाले बच्चे उधर, दूसरे कतार वाले बच्चे दूसरी तरफ, ये डॉटर सेल बन रहे हैं। तो कतार बनने में क्या है कि जो ही हमने दीवार बीच में लगाया तो एक तरफ जो स्टूडेंट्स आएंगे वो सारे कैपिटल ए से लेके कैपिटल ई तक होंगे और दूसरी तरफ स्मॉल ए से लेके स्मॉल ई की तरफ होंगे। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब ये क्यों आई? क्योंकि हमने इसको, इन बच्चों को खड़ा ऐसे किया था। अब अगर मैं इसमें पहला ग्रुप चेंज करूं, स्मॉल ए वाले को कैपिटल ए वाले की तरफ ले आऊं और कैपिटल ए वाले को स्मॉल ए की तरफ ले जाऊं, यानी सिर्फ उन कतार में से एक पेयर को चेंज कर दूं, शफल कर दूं, बाकी को ना छेड़ूं और फिर बीच में दीवार लगा दूं, तो आपको नहीं लगता कि अब ये कॉम्बिनेशन पहले वाले कॉम्बिनेशन से डिफरेंट हो जाएगी? यानी इसमें पहला स्मॉल ए आएगा, बाकी सारे कैपिटल होंगे, दूसरी तरफ कैपिटल ए आएगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे। इसी तरह फिर मैं सेकंड को चेंज करूं, फिर थर्ड को चेंज करूं, फिर चौथी को चेंज करूं, तो जिस तरह मैं एक एक पेयर को चेंज करता जाऊं, फिर दो को साथ साथ चेंज करता जाऊं, तो कितने सारे ऑफस्प्रिंग हमारे पास बनेंगे, बहुत सारी वेरिएशन हमारे पास होगी। शायद आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये डिपेंड करेगा कि कौन सा पेयर स्पिंडल फाइबर बनाने से पहले इक्वेटर पे किस तरह पड़ा हुआ है। मैं दिखा देता हूं, ये देखिएगा जरा गौर से, मियोसिस को दिखा रहा हूं मैं। ये मियोसिस है, ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह हुआ, ठीक है? अब देखिए यहाँ इन्होंने क्या किया, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड क्रॉसिंग ओवर। देखो यहाँ तक तो दोनों सेम थे, अब देखो ये दोनों बिल्कुल जुड़ गए, ये शो कर रहे हैं कि ये होमोलोगस पेयर है और आपस में इन्होंने क्रॉसिंग ओवर भी की। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद अब आपने देखा था माइटोसिस के अंदर के वहां सेंट्रोमेयर ब्रेक होता था और
क्रोमेटिड्स अलग अलग जाते थे। यहाँ अगर आप गौर करें तो क्रोमेटिड्स अलग नहीं जा रहे, बल्कि पूरा का पूरा क्रोमोसोम दूसरी तरफ मूव कर रहा होता है। अगर आप जरा गौर से देखें तो आप देखिएगा कि यहाँ पूरा का पूरा क्रोमोसोम इधर और एक क्रोमोसोम इधर, मतलब यहाँ पे सेंट्रोमेयर ब्रेक नहीं होते। ये बात समझ गए? अब इसमें बीच में जब पार्टीशन होगी तो एक सेल इधर ये वाला ले गया, ये वाला, और दूसरी में ये वाला चला गया। अब देखिए ये इनके क्रोमेटिड भी एक दूसरे से डिफरेंट है। क्यों? क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, मैंने पहले एग्जांपल दिया था आपको, क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। अब फर्दर मेयोसिस 2 में जब ये स्प्लिट होंगे तो इनके क्रोमेटिड्स भी एक दूसरे से डिफरेंट है। इसके अंदर ये वाला चला गया और इसके अंदर ये वाला आया, मतलब इसमें तो चेंज नहीं है, ये इससे थोड़ा डिफरेंट है। इसी तरह यहाँ अगर आप देखें रेड वाले में से, तो इसमें से एक पूरा रेड और इसमें से एक थोड़ा-सा ब्लू स्पॉट लगा है। तो 4 आपके पास हैप्लॉइड सेल्स बने हैं एंड दिस इज़ बिकॉज़ ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। ये जो वेरिएशन है, ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से हुई है। तो ये तो क्रॉसिंग ओवर का टूल था। अब मैं जो आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात कर रहा था, वो ये कर रहा था कि जैसे ये वाला अगर आप देखिए इस सेल के अंदर ये एक पेयर लगा हुआ है, नहीं तो एक पेयर है सिर्फ। इसके नीचे और भी पेयर होंगे तरतीब से, इस तरह 23 पेयर लगे होंगे। और उस वजह से अगर मैं इस पेयर को इधर, इस पेयर का ये वाला क्रोमोसोम उधर कर दूं और इसको इधर कर दूं, तो फिर क्या होता? फिर ये वाला क्रोमोसोम बाकी कॉम्बिनेशन के साथ जाता और ये वाला नीचे वाले कॉम्बिनेशन के साथ जाता, उल्टा हो जाता। कोई भी पेयर को अगर आप रीशफल करते हैं स्पिंडल फॉर्मेशन पे, तो वो नई कॉम्बिनेशन बनाएगा। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? एक्नॉलेज करें। बेटा ज़रा एक्नॉलेज कर दे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हुँ। ज़हीम माइक है आपके पास? यस सर, यस। अच्छा। ज़हीम थोड़ा-सा आप भी अपने वर्ड में इसको एक्सप्लेन कर देंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को? अम, सर ये बिटवीन जो क्रोमोसोम्स हैं वो जो शफलिंग वगैरह होती है वो तो क्रॉसिंग ओवर कहलाती है, हुँ, लेकिन हुँ। क्रोमोसोम्स आप मतलब ओवरऑल जो मिलके कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, जैसे क्रोमोसोम 1 है और फिर वो हुँ, हुँ। बाकी क्रोमोसोम्स के साथ जो भी कॉम्बिनेशंस बनाता है उसमें जो भी वो होती है उसके हिसाब से वो जो कहलाएगी वो क्रॉस इंडिपेंडेंट अलॉटमेंट कहलाएगी। यानी यानी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर एक ही क्रोमोसोम के अंदर जीन्स की रीशफलिंग की बात करें तो वो क्रॉसिंग ओवर है। और अगर आप पूरे सेटअप की विद रिस्पेक्ट टू क्रोमोसोमल बात करें कि कौन-सा क्रोमोसोम किस क्रोमोसोम के साथ गैमीट में जा रहा है, वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। मेरी बात समझ रहे हो? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ठीक एग्जैक्टली। है? तो ये 2 चीज़ें हो गई। विद इन अ क्रोमोसोम यानी इंट्रा क्रोमोसोम की अगर आप बात करें, जीन की रीशफलिंग की अगर आप बात करें, जीन की रीशफलिंग की बात करें एक ही क्रोमोसोम के अंदर तो वो क्रॉसिंग ओवर है। और अगर आप एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के साथ एक गैमीट के अंदर जाने की बात करें तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। तो ये सेकंड टूल है वेरिएशन का। और इस तरह अगर आप देखें तो टोटल पेयर में क्रोमोसोम्स कितने लगे होते हैं? 23 पेयर लगे होते हैं। तो कितनी वेरिएशन पॉसिबल है डू यू नो? तो इस कॉम्बिनेशन पॉसिबल है बेटा 2 रेज़ टू द पावर 23। 2 रेज़ टू द पावर 23 क्योंकि अगर आप एक पेयर को चेंज करते हैं तो नई वेरिएशन आती है। इस तरह हर एक पेयर को एक बार-बार चेंज करोगे तो 2 की पावर 23 वेरिएशन पॉसिबल है सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से। और फिर आप ये भी देखिए कि जो क्रॉसिंग ओवर है वो कितनी वेरिएशन कॉज़ करते हैं। सो दिस 2 आर द बिग टूल फॉर वेरिएशन। So independent assortment and crossing over are the two major tool for variation. And yes, variation is also a major tool for evolution. And evolution is one of the tool for speciation as well. तो ये सारी बात थी जो आज इस क्लास में आपके साथ समझाने थे। इनके नोट्स मैं अपडेट कर रहा हूँ। बहरहाल ये जो नोट्स हैं ये तो आप कॉपी कर सकते हैं। ये मेरे पास रिटन फॉर्म में भी है, आपके साथ मैं शेयर कर लूँगा। तो
और कोई क्वेश्चन बेटा आप लोगों ने करनी हो तो प्लीज जरूर पूछिएगा। जी चले, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि माइटोसिस और मेयोसिस के दरमियान के मेजर डिफरेंसेस क्या हैं, कुछ बता सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं कि माइटोसिस और मेयोसिस के अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे तो क्या डिफरेंसेस बताएंगे आप? इस पे कभी कभी सवाल आता है। अच्छा, ज़ईम ने कुछ लिखा है, सर क्रॉसिंग ओवर की वजह से डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स प्रोड्यूस होती हैं और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है, सही कह रहे हो। ठीक है, तो बताएंगे मुझे जरा माइटोसिस में और मेयोसिस में कुछ डिफरेंसेस, अगर एक एक करके आप लोग मुझे बताएं तो मजा आएगा। आज इसको भी जरा देख लेते हैं। जी तो पहला डिफरेंस तो मैं ये कहूंगा कि माइटोसिस कॉजेस जेनेटिक स्टेबिलिटी, माइटोसिस कॉजेस जेनेटिक स्टेबिलिटी while meiosis causes genetic variation। सही बात है, तो एक स्टेबिलिटी और दूसरा वेरिएशन कॉज करता है, बिल्कुल ठीक। फिर मैं कहूंगा माइटोसिस में टू डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस which are not only identical to each other but also to their parental cell। यानी दो डॉटर सेल बनेंगे जो कि आपस में भी एक जैसे होंगे और पेरेंटल सेल की तरह भी होंगे। लेकिन मियोसिस में क्या होगा, फोर डॉटर सेल बनेंगे which are not only different from one another but also from their parental cell, parental cell से भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, दो हो गए। तीसरा क्या कह सकते हैं, the nucleus divides once to give rise to two daughter cells each in one daughter cell। और meiosis में क्या कहोगे, the nucleus divide twice to give rise to four haploid nuclei each in a separate daughter cell। बिल्कुल ठीक, ये भी सही है। सोमेटिक सेल माइटोसिस सही है। फिर क्या कह सकते हैं,